आदाब एंड सलाम सबको। और जैसे कि बहुत बहुत शुक्रिया सब ऑडियंस को पहले, और इसके संस्थापक को जिन्होंने इस मुद्दे को शुरू किया और लोगों तक बात पहुंचाने चाहते थे इस बारे में। तो मेरा नाम इफ्तिखार अली है। मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रखी है, सेंटर फॉर सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ डिपार्टमेंट से। और मेरा जो मेन इशू था जिस पे मैंने काम किया है वो हेल्थ बिहेवियर ऑफ मुस्लिम्स इन साउथ दिल्ली, और उसमें मैंने जामिया नगर मेरा स्टडी एरिया रहा। तो जैसा कि मैंने कहा कि ना, मतलब मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकली इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे साइकी बनी हुई है मुस्लिम कम्युनिटी की। तो फर्स्ट चीज़ ये है, क्योंकि हमें नॉलेज मालूम ही नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। जैसे अगर आप हॉस्पिटल में, जैसे मेरा काम हॉस्पिटल में, तो जैसे हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं, जब एक औरत या एक मर्द को धक्के मार के या तो फिर गलत तरीके से बोल के उसको हटाया जाता है, तो उसको ये लगता है कि मैं गरीब हूँ इसलिए करा गया है, ठीक है। लेकिन वही जब आप एक अमीर आदमी कहीं जाता है तो उसको दिखता है तो उनको ये समझ में आता है कि उसके पास पैसा था इसलिए उसके साथ ऐसा किया, कि मेरे पास पैसा था इसलिए ऐसा नहीं किया। लेकिन जब दो गरीब लोग जाते हैं, एक दाढ़ी में जाता है एक बिना दाढ़ी में जाता है, तो अब जब उसको भगाया जाएगा तो उसको लगेगा मेरे दाढ़ी की वजह से नहीं किया, ठीक है। अब जब दोनों दाढ़ी वाले हैं, अब दोनों का नाम अलग अलग है, तो समझ रहे मतलब कितना मल्टी लेयर्ड है। तो इसको आप एक नॉर्मल, जब एक स्कॉलर के लिए समझना बड़ा मुश्किल होता है और समझाना मुश्किल होता है कास्ट, तो एक नॉर्मल इंसान के साथ बड़ा मुश्किल होगा उसको आइडेंटिफाई करना कि वो पसमंदा की वजह से उसको भगाया गया, या वो अशरफ था इसलिए उसने इसके साथ ऐसे किया। क्योंकि हम लोग जो इसका नुआंस है ना, उसको ना समझ पाए ना समझा पाए हैं। क्योंकि अभी तक जो मुस्लिम्स में स्कॉलर्स रहे हैं उन्होंने एक पर्टिकुलर टॉपिक पे काम किया एज अ मुस्लिम होमोजीनियस, ठीक है। तो अगर उन जो अभी कुछ टाइम से, मुझे लगता है 15 साल 20 साल, मतलब कुछ टाइम से बात शुरू हो गई थी, लेकिन अगर आप अभी आर्टिकल्स देखेंगे तो अभी बहुत सारे आर्टिकल्स आ गए, बहुत सारे। लेकिन अगर उसका रेशियो देखेंगे तो वो अभी भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अभी लिखना शुरू किए हैं, लेकिन प्रैक्टिस में अब कम ज़मीन पे कुछ भी नहीं है पसमंदा के लिए। अगर आप देखेंगे हम लोग अवेयर करते हैं, लेकिन फिर उसको वही रिलीजन को उसमें से ढक दिया। जैसे मैं इसको बहुत अच्छा से एग्जांपल दूंगा अपने खुद के फील्ड एरिया के बारे में। जब मैंने फील्ड शुरू किया था तो मेरे दिमाग में था कि मैं जेंडर को भी इंक्लूड करूंगा, कास्ट को भी करूंगा और अच्छे से करूंगा, मतलब मेंटल हेल्थ को दिखाऊंगा, हेल्थ बिहेवियर को दिखाऊंगा कि कैसे कास्ट जेंडर क्लास बेस्ड अलग, बहुत स्ट्रेटिफाइड करके मैंने बहुत अच्छा टूल्स बनाए रखा था, मेथोडोलॉजिकली टूल्स। लेकिन और मैंने किया भी, मतलब पायलट किया तो थोड़ा चीज़ें निकल के आ भी रही थी। लेकिन अब उसी बीच फिर CNRC का प्रोटेस्ट शुरू हो गया, काफ़ी लंबा प्रोटेस्ट हो गया। और जैसा कि आपको मालूम है जामिया नगर काफ़ी सेंसिटिव एरिया भी बन गया था, क्योंकि वहाँ पे मस्जिदों में अनाउंस करा दिया गया था, NGO के थ्रू अनाउंस करा दिया गया किसी को किसी भी तरीके का डेटा शेयर मत करो। तो मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि अच्छा, वहाँ पे अनाउंस करवा दिया गया था कि हाँ डाटा बहुत शेयर सारे मत करो। मस्जिदों में। अच्छा। अब्दुल्ला ने भी मुझे बताया था कि बहुत सारे मस्जिदों में, और मैं NGO से भी बात किया तो उन्होंने बताया था, मतलब NGO के संस्थापक थे वहाँ पे, और वो एडवोकेट भी थे, मतलब उनका नाम तो नहीं बता रहा हूँ मैं प्राइवेसी की वजह से, लेकिन उन्होंने मुझसे बताया था कि यहाँ पे जब CNRC उसके बाद हुआ तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोग, मैं ये कहूँगा कुछ टाइम पीरियड के लिए सोशली और पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हो गए थे। मतलब उसका इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा दिखा नहीं, मतलब लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि शाहीन बाग के बाद शायद मुस्लिम काफ़ी ज़्यादा सोशली पॉलिटिकली एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन उतना दिखा नहीं, क्योंकि वो टाइम पीरियड के लिए था तो लोग काफ़ी अवेयर हो गए थे। तो उस टाइम पे ना काफ़ी टास्क हो गया था मेरे लिए, मतलब काफ़ी मुश्किल टास्क हो गया था कि डेटा कलेक्शन, क्योंकि कोई बात करने को तैयार नहीं था। मतलब काफ़ी मुश्किल इस सेंस में भी मैं कहूँगा, मैं लोगों से पूछता था। तो जैसा कि ये बहुत नॉर्मल है कि मैं कहता था कि मैं PhD कर रहा हूँ, JNU से हूँ, मुझे ये करना। तो कहते कि मैं कैसे मान लूँ आप एजेंट हो सकते हैं। मैंने कहा मैं आई कार्ड दिखा सकता हूँ। तो कहा आई कार्ड तो कोई भी बना लेगा। तो लोग ना बहुत अवॉइड करते थे, रिलक्टेंटली जवाब भी देते थे। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता था ना, डेटा निकल के नहीं आ रहा था, मतलब ऑब्जर्वेशन के थ्रू आ रहा था लेकिन लोग बात नहीं करे। तो वो काफ़ी डिप्रेसिंग टाइम था मेरे लिए, क्योंकि आप इतने एफर्ट के साथ जा रहे हो फील्ड वर्क करने। वहाँ मैं जामी नगर रह के किया था फील्ड वर्क, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं बहुत सुपरवाइजर से बात किया, लोगों से बात की, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। तो फिर मुझे पूरा का पूरा मेथडोलॉजी अपनी चेंज करनी पड़ी। तो जो मेरा सर्वे वाला था, केस स्टडी था, उसको मैंने चेंज करके एथनोग्राफी कर दिया। एथनोग्राफी में क्या होता है, हम लोग ऑब्जर्व को, मतलब वहाँ पे रहना शुरू करते हैं। तो एथनोग्राफी में क्या होता है कि हम लोग
मतलब जिस एरिया पे काम करते हैं, जिस कम्युनिटी में काम करते हैं, उस कम्युनिटी में रह के ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, इनफॉर्मल डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो उसमें कास्ट बहुत ज़्यादा निकल के नहीं आ पाया, क्योंकि वो एक लिमिटेशन हो गया मेरे लिए। क्योंकि वहाँ पे लोग फिर कास्ट, क्योंकि वहाँ पे डर अब किसकी थी, मुस्लिम आइडेंटिटी की थी, कि वहाँ पे कास्ट का आइडेंटिटी का डर खत्म ही हो गया था। तो शायद हो सकता है पहले बात हो, तो शायद उसमें निकल सकता। जैसे अगर बटला हाउस इनकाउंटर को, अगर हम लोग कंट्रोवर्शियल बटला हाउस इनकाउंटर को लें, तो उस टाइम पे जब हुआ तो मुझे लगता है कि वो इन जनरल सभी को, मतलब आजमगढ़ की आइडेंटिटी ज़रूरी थी, ना कि उसका पसमंदा होना ज़रूरी था, ना कि मुस्लिम होना ज़रूरी था। तो वहाँ पे क्या हुआ, आजमगढ़ की आइडेंटिटी जो थी पूरा ओवर शेडो कर लिया आपके मुस्लिम आइडेंटिटी को, आपके पसमंदा को। तो उसी तरह जब CNRC हुआ ना, तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से पूरा, मतलब उसको, मतलब डूब गया, या तो फिर शायद मेरी उसमें लिमिटेशन थी, क्योंकि टाइम पीरियड भी उतना था नहीं। तो बहरहाल, तो उसके बाद फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ें निकाल के लगाया था उसमें मैंने जेंडर। तो अब मैं उसमें क्लास की बात करूँगा। तो जब मैं स्लम्स एरिया में गया, वहाँ की औरतों ने मुझसे काफ़ी अच्छे से बात किया, काफ़ी टाइम दिया। वहीं फिर जब मैं तिकोना पार्क में एलीट क्लास में गया, तो वहाँ ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। लेकिन जब मैं कॉलोनी में गया, बटला हाउस के जो मिडिल क्लास लोग जॉब करते हैं, उनकी वाइफ घर पे रहती हैं, तो बहुत कोशिश की कि मैं बात करूं, लेकिन उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दिया, क्योंकि वो सोशल और कल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से, जैसे पर्दा और जो भी हो, तो वो भी एक लिमिटेशन था जेंडर पर्सपेक्टिव को लेकर। लोअर मिडिल क्लास, मतलब लोअर क्लास तो मैंने किया था डॉक्यूमेंट, और एलीट क्लास भी किया था, लेकिन लोअर मिडिल क्लास में काफ़ी थोड़ा लिमिटेशंस हो गया था। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि देखिए मतलब कैसे CNRC और जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, वो कैसे चीज़ों को, मतलब पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया, मतलब जो हेट्रोजीनियस कम्युनिटी को होमोजीनियस कम्युनिटी बना दिया, और कैसे उसको पोर्ट्रे करने लगे। तो ये काफ़ी उसमें मुश्किल था। और इसमें फिर अब मैं अगर थोड़ा सा मेंटल हेल्थ की बात करूं, तो अगर आप देखेंगे ना, पसमंदा का मेंटल हेल्थ देखेंगे, और फिर क्योंकि पसमंदा मल्टी लेयर्ड डिस्क्रिमिनेशन और मार्जिनाइजेशन से सफ़र करता है। और अगर आप कोई भी रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें सिंपल लिखा होता है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख। इवन अभी मेंटल हेल्थ के रिपोर्ट में भी देखेंगे नहीं आएगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली और फिजिकली जाके किसी भी एरिया में काम करते हो, और जब कास्ट को देखते हो, तो आप देखते हो, क्योंकि आप डबल मार्जिनल, मतलब आपको खाली अशरफ जो होते हैं उनको मुस्लिम होने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, लेकिन जो एक पसमंदा होता है उसको मुस्लिम होने के साथ साथ एक पसमंदा होने का भी खामियाजा भुगतना मतलब पड़ता एक है। तो उसकी धार्मिक आइडेंटिटी रहती है, एक उसके बाद सोशल उसकी आइडेंटिटी। जाति आइडेंटिटी रहती है, उसके बाद उसकी आर्थिक आइडेंटिटी, क्योंकि वो गरीब होता है। हाँ, तो वो उनको काफ़ी ज़्यादा, आप मतलब जामिया नगर के अगर डेवलपमेंट में और एरिया का आप एक नॉर्मली आप ऐसे ही बस अगर सरसरी निगाह से भी देखेंगे ना, तो आपको एक हल्का, मतलब ये थोड़ा सा ऐसा हम लोग रिसर्चर इसलिए शायद आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन आसान नहीं है, तो मुश्किल होता है। लेकिन हम लोग थोड़े से डिफरेंट तरीके से भी चीज़ों को देखते हैं। तो अगर आप उस नज़र से देखेंगे ना, तो आपको वहाँ पे विजिबली वो दिखेगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई अपना मजहब लेके बताएगा या तो फिर कास्ट आइडेंटिटी, लेकिन आप विजिबली आप देखेंगे, चाय की दुकानों पे देखेंगे, लोगों के डिस्कशन में देखेंगे, दुकानों के बोर्ड देखेंगे, घरों की क्वालिटी देखेंगे, कौन रोड पे है, कौन गली में है। तो आपको ना एक स्ट्रक्चर दिख जाएगा कि कैसे कास्ट, क्लास और जेंडर कैसे प्ले करता है जामिया के डेवलपमेंट पे। तो ये काफ़ी रहा। उसी के अकॉर्डिंग आप अगर मेंटल हेल्थ और हेल्थ बिहेवियर से जोड़ेंगे, तो आप ये भी देखेंगे कि वहाँ का एक पूरा एलीट क्लास जो होता है वो एक्सेस कर पाता है न्यू न्यू होली फैमिली हाउस ऑफ कास्ट के लोग कहाँ पे जाते हैं। पब्लिक डिस्पेंसरी एक है, अभी 2015 में जाके एक नया शाहीन बाग में, वो भी बहुत फंक्शन, उस वहाँ भी फैसिलिटीज़ है नहीं। तो अब जब एक लोअर क्लास का बंदा कहीं पे जाता है एक्सेस करने के लिए, तो क्या डिपेंडेंट किस पे होता है, मेडिकल स्टोर पे। जैसा कि आप जामिया नगर में, तो एक मतलब प्राइवेट हेल्थ सिस्टम को लेके मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था बियॉन्ड हेडलाइंस पे, कि कैसे प्राइवेट हेल्थ सिस्टम फ्लोरिश किया जामिया नगर में, क्योंकि वो कम्युनल आइडेंटिटी को लेके, मतलब कम्युनल आइडेंटिटी इन द सेंस कि कैसे कम्युनल पॉलिटिक्स बाहर चल रहा था, उस आइडेंटिटी को जो नरेट किया गया था वो कैसे प्ले करता था हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट इन जामिया नगर। जामिया नगर में आप दो चीज़ें सबसे ज़्यादा जो दिखेंगी आपको, एक तो स्कूल दिखेगा और दूसरा क्लिनिक दिखेगा। उसके पीछे जामिया हमदर्द का बहुत बड़ा रोल रहा है उसके हेल्थ सिस्टम को डेवलपमेंट में, क्योंकि लोग उसको एज अ
कैपिटलिस्ट प्रोफेशन देखते हैं कि पैसा बनाना है तो उनको कहीं और नहीं मिलेगा और यहाँ पे आसानी से मिल जाता है, तो वो भी एक तो अलग वो जो रिस्क है। हेल्थ का जो सेटअप लोगों ने वहाँ पे बनाया है प्राइवेट वाला, तो वो कौन लोग हैं उसमें बेसिकली? हाँ देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन किया आपने, मैं वही कह रहा हूँ ना, जब आप सरसरी निगाह से देखेंगे ना, क्योंकि देखिए अगर आप जब ये सवाल पूछ लिया तो मैं जामिया हमदर्द को भी इंक्लूड करूंगा हाँ इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखेंगे ना, जामिया हमदर्द में जो उस समय डॉक्टरी यूनानी या जो भी करते थे, कौन सी कास्ट के लोग करते, आप उनका जब टाइटल देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अब जब वो टाइटल वाले, जब उनको प्रैक्टिस करना होता है, कहाँ जाएंगे, सबसे चीप लैंड रेंट कहाँ मिलेगा, जामिया नगर, और सबसे नियरेस्ट भी है, तो वो भाग के, क्योंकि ओल्ड दिल्ली में रेंट पे लेना कंपैरेटिवली महंगा रहा होगा 90s में भी, और निज़ामुद्दीन जाना वहाँ पे भी वहाँ पे दोनों चीज़ों की प्रॉब्लम थी, या तो फिर रेंट महंगा होता था या तो वहाँ पे जगह नहीं होती थी, और दूसरा चीज़ वो गेटेड कॉलोनी था, वो थोड़ी सी क्लास वाले थे, तो ऑब्वियसली अगर आप प्रैक्टिशनर्स होगे तो शायद जाएंगे नहीं। वो बात अलग है आप लोग सिमिलर कास्ट के हो, लेकिन लोग इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करते डॉक्टर पे, तो थोड़ा टाइम लगता है, तो लोग डायरेक्टली पहुँचते थे जामिया नगर। अब उसमें देखिए एक बहुत अच्छा रीज़न ये भी था जामिया नगर पहुँचा उसमें, क्योंकि वो फ्लोटिंग माइग्रेशन पॉपुलेशन थी, मतलब कभी आती थी कभी जाती, तो उनका वहाँ पे रिहायशी इलाका, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, मतलब वो आना जाना लगा रहता था, वहाँ लेबर क्लास था, तो उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता था पेशेंट को देखना उनको, क्योंकि वो एक बार आते थे दोबारा नहीं आते, तो वहाँ एक वो वाला रिलेशन बना के रखने वाला नहीं था, पेशेंट और डॉक्टर रिलेशनशिप, तो उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी, तो अभी भी अगर आप डॉक्टर्स के बोर्ड देखेंगे, आपको बेसिकली सब, आपको सब तो नहीं, मतलब जैसा कि मैंने अभी शुरू में भी कहा था कि मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर गली में अगर आप 10 बोर्ड पाते तो आपको क्लियरली दिखेगा कि 8 बोर्ड किसके हैं, और वो जो किसके दो हैं? बोर्ड, हाँ अशराफ। हाँ, और जो 2-3 बोर्ड दिखेंगे वो इसलिए वही वजह से बताया ना कि प्रपोर्शन काफ़ी कम है, क्योंकि फिर धीरे 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 पसमंदा के भी कुछ ग्रुप को, कुछ पर्टिकुलर कास्ट को, वो लोग भी पढ़ाई की तरफ रुख करने लगे 90s के बाद, जैसे अब तो सभी करने लगे हैं, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा तबका है विद इन पसमंदा जो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है चीज़ों को लेके। इसके पीछे 2-3 रीज़न है जो मुझे लगता है, एक तो अवेयरनेस, और दूसरा कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है, लोग इन द नेम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट दे आर जस्ट डेवलपिंग देम सेल्फ, क्योंकि जैसा कि आप बार बार कह रहे थे ना कि लोग को एज अ रिसर्चर, एज अ प्रोफेसर आपको होना चाहिए, तो मैं वही कह रहा था, जैसे आप जामिया, जैसे मुस्लिम प्रोफेसर्स को भी ले लेंगे, अगर 100 प्रोफेसर्स को ले लेंगे, आप देखेंगे 80 प्रोफेसर्स क्या कर रहे हैं, चुपचाप नौकरी कर रहे हैं, फैमिली देख रहे हो, जो कि उन्होंने भी पीएचडी कर रखी है, वो भी बुक आर्टिकल लिखे हैं तभी प्रोफेसर है, लेकिन उनके पीएचडी रिसर्च और चीज़ों में कोई कनेक्शन नहीं, वो खुद खाली पर्सनल इंटरेस्ट की बात थी वो, इसलिए हाँ 20 लोग जो कर रहे हैं वो भी, अगर 20 में से आप कुछ 10-12 लोगों को जो मुस्लिम्स पे काम भी कर रहे हो, तो मुस्लिम एज अ होमोजीनियस दिखा रहे हैं, वो फियर, स्टिग्मा, डर, ये सब वाले पे काम कर रहे हैं, उसमें तो 3-4 देखेंगे तो वो रिलीजियस पे चले गए, पर्दा सिस्टम पे चले जाएंगे, तो फर्टिलिटी पे, अगर हेल्थ पर्सपेक्टिव देखें तो फर्टिलिटी, क्योंकि अभी तक मुस्लिम्स पे सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो 2 ही चीज़ पे होता था हेल्थ के नाम पे, पर्दा पे होता था, कल्चरल प्रैक्टिसेस पे होते थे, या तो फिर फर्टिलिटी रेट पे होता था कि मुस्लिम्स में इतने ज़्यादा क्यों होते हैं, फर्टिलिटी इतना ज़्यादा ही, और ये डिक्लाइन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मेंटल हेल्थ पे कोई बात नहीं करता। मेरा जो पहला आर्टिकल मैंने लिखा था द वायर के लिए था, हसीना खान जो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं, उन्होंने भी एक 18 पेज का एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, मतलब वैसे रिपोर्ट उन्हें काफ़ी एक्सटेंसिव फील्ड वर्क कराया, चीज़ें करी, उसमें मेंटल हेल्थ की बात भी काफ़ी की गई, लेकिन वो ये दिखलाया गया कि आफ्टर अटैक, आफ्टर कम्युनल वायलेंस और राइट्स के बाद एक फैमिली कैसे स्ट्रगल करती है, वो सही था, लेकिन अभी तक उसके बाद सना कॉन्ट्रैक्टर जो सीएसएस में है, तो उन्होंने भी मेंटल हेल्थ, कोविड के बाद थोड़ा सा मेंटल कहाँ पे हेल्थ, है वो? ये सीएसएच, सेंटर फॉर सोसाइटी एंड स्टडी हिस्ट्री करके है, अच्छा, हिस्ट्री। दिल्ली में ही है। अच्छा, हाँ वो उन्होंने अच्छा रिपोर्ट लिखा था, अगर आपको याद होगा उनका तो, क्या नाम है? सना कॉन्ट्रैक्टर नाम है, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखा था
सोशल एक्सक्लूजन ऑफ मुस्लिम्स इन महाराष्ट्र, वो काफ़ी बड़ा रिपोर्ट था। तो क्या उसमें पसमानदा को नहीं वो उन्होंने भी, मैं वही कह रहा मुस्लिम ना, देखिए वही चीज़ कह रहा हूँ ना कि जैसे अगर 20 लोग करते भी हैं मुस्लिम्स पे तो आपको 10-12 खाली मुस्लिम एज ए होमोजिनस दिखेंगे। मुझे तो लगता है कि 18 होमोजेनियस हाँ नहीं तो जो 3-4 बचते हैं वो बताया ना कि पर्दा और ये रिलीजियस एक्सपेक्ट पे लिखते हैं, 3-4 लोग होते हैं जो पसमंदा पे लिखते हैं, वो भी पर्टिकुलर लिखते हैं। पसमानदा पे तो मुझे लगता है कि ना के बराबर है, क्योंकि इसको हम ना के प्रमोटिंग बराबर नहीं आप किया कह सकते हैं, क्योंकि ये भी है ना, अगर पसमंदा पे भी लिखते तो किस एस्पेक्ट से लिखते ये भी जरूरी है। जैसे बहुत लोग उनके ऑक्यूपेशन, बेसिकली अभी तक आप देखेंगे लोग ऑक्यूपेशन बेस पे ही लिखते थे कि अगर एक वीवर लिख रहा है तो उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, लिव्ड एक्सपीरियंस क्या है, न कि वो कास्ट सिस्टम को दिखा के। मतलब कास्ट बेस्ड राइटिंग कर सकते हैं बस, कास्ट बेस्ड राइटिंग, कम्युनिटी बेस्ड नहीं होता था जैसे। कास्ट बेस्ड नहीं कहूंगा, ऑक्यूपेशन बेस्ड कह सकता हूँ। अच्छा हाँ तो ये चीज़ है, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा, मतलब मुझे लगता है कि हम लोगों को चाहिए एटलीस्ट, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप एक्टिविज्म करिए या चीज़ें करिए, लेकिन एटलीस्ट ये चीज़ है कि अगर आपको नॉलेज इंटेलेक्चुअल जो कंट्रीब्यूशन है आपका एटलीस्ट कंट्रीब्यूट, आप मैं एटलीस्ट हो सकता है कि शायद अभी उसका इम्पैक्ट नहीं दिखे, 10 साल बाद दिखे, 15 साल बाद दिखे, क्योंकि जब दलित शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी काम करना शुरू किया था ये तो ऐसा नहीं था कि वो एकाएक हो गया था, उसको भी एक टाइम लगा था, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि हम जैसे रिसर्चर ही हैं जो चीज़ों को डॉक्यूमेंट करते हैं। जैसे मेंटल हेल्थ की अगर आप बात करेंगे ना, मैं खुद जब शुरू किया था, फॉरेन में बहुत काम हो रखा है मेंटल हेल्थ को लेकर, रेसिज्म और मेंटल हेल्थ को लेकर मुस्लिम्स के पे भी, लेकिन इंडिया में आप देखेंगे ना तो मुझे लगता है अभी तक जो मुझे याद है, एक अभी तक मेरा आर्टिकल है, सना कॉन्ट्रैक्टर का आर्टिकल है और हसीना खान का रिपोर्ट है, यही 4-5 लोग ऐसे हैं। फिर उसी रिपोर्ट पे बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल लिखा, लेकिन पर्टिकुलरली बात नहीं की किसी ने। तो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि अभी मुस्लिम्स जो है पर्टिकुलर पसमंदा जो है स्ट्रगल काफ़ी कर रहे हैं मेंटल हेल्थ, उनको मालूम ही नहीं है एक्चुअली में। जैसे अगर रिपोर्ट देखें तो इसमें मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा, जैसे हमें लगता है कि केरला में ज़्यादा बीमारी है और बिहार में कम बीमारी है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, लेकिन हम लोग को समझना चाहिए केरला में बीमारी ज़्यादा नहीं है, रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है। बिहार में उसका डबल ट्रिपल है, लेकिन रिपोर्टिंग कम हो रहा है। जैसे अभी मैं मेंटल हेल्थ के बारे में बताऊँ, केरला में 7 से 8% रिपोर्टिंग होती है, 5 से 6% ट्रीटमेंट लेते हैं, वहीं बिहार में 3 से 4% है, और जब दिल्ली देखते तो 4 से 5% मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम इन जनरल। हाँ नहीं, इन जनरल बता रहा हूँ, मुस्लिम का इन जनरल को, उसमें अभी वो स्ट्रेटिफाइड नहीं किए हैं, क्योंकि अभी टाइम लगेगा उनको स्ट्रेटिफाइड करने में। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि केरला में ज़्यादा पेशेंट है, नहीं, वो ज़्यादा रिपोर्टिंग करें। उसी तरह मुस्लिम्स और पसमंदा में भी चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्टिंग करें, क्योंकि देखिए रिपोर्टिंग है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ की, लेकिन हम लोगों को 2-3 चीज़ें, हम लोगों को एक तो मालूम नहीं कि मेंटल हेल्थ है क्या। जब हमें कास्ट सिस्टम को इतना टाइम लग रहा है आइडेंटिफाई रजिस्टर करने में, तो मेंटल हेल्थ तो बहुत